जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे एथिक्स का सीरीज का 28वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सत्यनिष्ठा, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रिटी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इंटीग्रिटी होता क्या है। हालांकि इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने फाउंडेशन वैल्यूज़ को देखा था, उसमें हल्के से इशारे के रूप में मैंने इंटीग्रिटी को बताया था कि ये सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। तो आइए समझते हैं सत्यनिष्ठा को। सत्यनिष्ठा ये सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन वैल्यू होते हैं, बुनियादी मूल्य होते हैं। अन्य मूल्य होते हुए भी अगर आपके पास सत्यनिष्ठा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। जैसे कि एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी होती है, उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं। उस बहुत सारे बिंदु और कॉलम में बहुत सारे बुनियादी मूल्य होते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं। उन वैल्यूज़ में आप 10/10 परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन एक अलग से पॉइंट होती है इंटीग्रिटी वाली। यहाँ पर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आपके पास कुछ नहीं है, आप सिविल सर्वेंट के रूप में आप कुछ नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे सब कॉलम होते हैं, कॉलम होते हैं। लेकिन अगर बात करें इंटीग्रिटी की तो इसके लिए स्पेशल पॉइंट बना के दिया गया है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं है। देख लीजिए इसकी महत्ता कितनी है कि इसको अलग से दिया गया है इंटीग्रिटी को, इसलिए हम लोग इंटीग्रिटी को अलग से पढ़ रहे हैं। ये जो इंटीग्रिटी वाला पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फाउंडेशनल वैल्यूज़ के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे अभी समझते हैं सत्यनिष्ठा की महत्ता को समझे तो रहीम के दोहा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। रहीम का दोहा सत्यनिष्ठा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम का दोहा कहता है सत्यनिष्ठा के संबंध में कि रहीमन पानी राखिए, मतलब क्या हुआ कि रहीम का जो दोहा है सत्यनिष्ठा को एक्सप्लेन कर रहा है। रहीम का दोहा सत्यनिष्ठा को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने पानी को बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब कुछ सूना सूना सा लगता है। यानी कि जैसे कि अगर चूना है, चूना को अगर पानी से हटा दिया जाए तो चूना किसी काम का नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं बचा इसका। मनुष्य के अंदर से अगर पानी, यानी कि पानी को यहाँ इज्जत से डिनोट किया जा रहा है, अगर मनुष्य के पास इज्जत नहीं है तो वो मनुष्य कुछ भी नहीं है। अगर मोती में से पानी चला जाए, यानी कि मोती में से चमक निकल जाए तो मोती कुछ भी नहीं है। इसलिए देख रहे हैं ना कि सत्यनिष्ठा के संबंध में, यानी कि पानी के संबंध में रहीम ने क्या कहा है। सिविल सर्वेंट के रूप में हम देखें तो अगर सिविल सर्वेंट के रूप में आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आपके पास सभी बुनियादी मूल्य फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, लेकिन अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। तो आप रहीम के दोहे के माध्यम से सत्यनिष्ठा को समझ सकते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण वैल्यूज होती है। अगर बात करें इंटीग्रिटी को, इसके अनुवाद को देखते हैं, थोड़ा सा इसके मीनिंग को देखते हैं। क्या जो इंटीग्रिटी का जो हिंदी अनुवाद है सत्यनिष्ठा, क्या वाकई में ये इसका शाब्दिक अर्थ है या भावार्थ वाला अर्थ है, इसको समझते हैं। इंटीग्रिटी जो होती है इसको अनुवाद करें तो सत्यनिष्ठा हमारे सिलेबस में दिया गया है, लेकिन शाब्दिक अर्थ में देखें तो इसमें ना सत्य है ना ही निष्ठा है। इंटीग्रिटी का मतलब ना ही इसमें सत्य ट्रूथफुलनेस नज़र आएगी, ना ही निष्ठा नज़र आएगी, ठीक है ना, एलिगेंस भी नज़र नहीं आएगा। तो एक तरह से इंटीग्रिटी की बात करें तो ये एकीकरण जैसा हमें दिखाई देता है। यानी कि जैसे कि अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों का एकीकरण किया था, इंटीग्रेशन किया था, उस जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन अगर आगे देखें तो कि अगर क्या ये अनुवाद सही है, यानी इंटीग्रिटी का अनुवाद सत्यनिष्ठा सही है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको देखें तो अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि एकीकरण इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो जा रहा है और सत्यनिष्ठा कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रूथ से संबंधित हो जा रहा है। इसमें सच की बात की जा रही है। लेकिन एक अन्य शब्द ले इसमें सच्च चरित्रता, ट्रूथफुलनेस। एक शब्द मैं आपको देता हूँ, सच्च चरित्रता, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस में क्या होता है कि आपका अच्छा चरित्र दिखाई देता है, जिसमें शामिल है शराब आप नहीं पीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, तथा अन्य सभी गुण इसमें शामिल होते हैं ट्रूथफुलनेस में, सच चरित्रता में। तो यानी कि एक साथ सभी गुणों का समुच्चय हो रहा है। देख रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, रिश्वत नहीं ले रहे हैं, तथा अन्य सभी गुण, यहाँ देख रहे हैं समुच्चय हो रहा है, उसका सेट तैयार हो रहा है। यानी कि एक साथ सभी गुणों का समुच्चय हो रहा है, यानी कि सारे गुणों का संगम हो रहा है, सारे गुणों का एकीकरण हो रहा है। यह रियल मायने में इंटीग्रिटी है। यानी कि देख रहे हैं इकट्ठा हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, उनका सारे गुणों का एकीकरण हो रहा है, संगम हो रहा है।
तो रियल मायने में इंटीग्रिटी है, यानी कि चरित्र की पूर्णता हो रही है, होलनेस ऑफ कैरेक्टर हो रही है, सच्च चरित्रता हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं इस मायने में ये इंटीग्रिटी जो है सत्यनिष्ठा के करीब में है, यानी कि शाब्दिक अर्थ में तो नहीं, भावार्थ में इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा के करीब है, सत्यनिष्ठा है। जैसे कि एक व्यक्ति सच बोलता है, ठीक है ना, और दिए कार्यों को पूरा करता है, तो ये चरित्र का एक हिस्सा है। लेकिन जो सच चरित्रता होती है या चरित्र की पूर्णता होती है, सत्यनिष्ठा होती है, ये गुणों का समुच्चय है, एकीकरण है, ठीक है ना। तो यानी कि इस सच्चे चरित्रता में बहुत सारे फाउंडेशन वैल्यूज समा जाते हैं, इसलिए इसमें सब कुछ समा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होता है। और APR एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अलग से कॉलम दिया जाता है, ठीक है ना, इस कारण से कॉलम दिया जाता है। अगर अन्य कॉलमों में जिसमें फाउंडेशन वैल्यूज़ अलग अलग आते हैं, अन्य बिंदुओं में फाउंडेशन वैल्यूज़ अलग अलग आते हैं, वहाँ पर 10/10 परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इंटीग्रिटी आपकी डाउटफुल है, तो आप कुछ भी नहीं हैं, इसलिए इंटीग्रिटी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल है तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको कोई मार्केट भेजेगा भी नहीं, भेजेगा तो सोचेगा कि ये पैसे ले गया, कुछ गलत करेगा। काम आपको सौंपा जाएगा, आप पूरा नहीं करेंगे, इस पर आप शक लोगों का बनेगा। आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप सच नहीं बोलेंगे, ये भी लोगों को अंदर डाउटफुल रहेगा। यही अगर आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल रहेगी तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। मालिक का नौकर पर विश्वास नहीं रहेगा, पति का पत्नी पर, पुत्र का बेटे पर अगर विश्वास नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो विश्वास नहीं होगा, ठीक है ना। और वहीं पर अगर सिविल सर्वेंट का इंटीग्रिटी अगर डाउटफुल है तो उसे सर्विस में रखना चाहिए या नहीं, ये होना ही चाहिए कि अगर इंटीग्रिटी इसकी डाउटफुल है तो उसको निकाल देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग 20-20 साल 25-25 साल तक सर्विस करते हैं और लास्ट में आप देखते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का केस लगता है, उनको लास्ट तक उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल थी, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्यनिष्ठा को और समझे तो जिस प्रकार संख्या की पूर्णता होती है उसमें विचलन नहीं होता है, कोई संख्या पूर्ण होती है उसमें विचलन नहीं होता, उसी प्रकार सत्यनिष्ठा में कोई विचलन नहीं है, अपने आप में ये पुण्य है। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत सक्षम है लेकिन पैसों के मामले में अविश्वसनीय है, तो पैसों के मामले में अविश्वसनीय है लेकिन बहुत सक्षम है, तो उसके इंटीग्रिटी पर डाउटफुल है, तो इसमें पूर्णता हमें नहीं दिखाई देगी, वो उसके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है, यानी कि ये पूर्ण नहीं है व्यक्ति। एकीकरण किन चीज़ों का, मानिए एकीकरण किन चीज़ों का होने चाहिए। जैसे कि सत्यनिष्ठा जो होती है, हम लोगों ने देखा इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा होता है और इंटीग्रिटी का मतलब भी, इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण होता है। तो हमने देखा था कि भावार्थ के रूप में इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा होता है, लेकिन ऐसे देखेंगे शाब्दिक अर्थों में तो एकीकरण होता है। तो एकीकरण किन किन चीज़ों का, विचार का, ज्ञान का, जो हम करेंगे, विचार करते हैं हम लोग, जो ज्ञान हमारे पास है हम करेंगे, जो कह रहे हैं मैंने बोल रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं और कर रहे हैं, यानी कि कहानी, कथनी और करनी तीनों का एकीकरण हो तभी सत्यनिष्ठा कहलाएगा। यानी कि जो आप सोचते हैं वही कहते हैं और वही जो कहते हैं वही करते हैं, तो इन तीनों में संगति होना चाहिए, तीनों में एकीकरण होना चाहिए, तभी आपका सत्यनिष्ठा कहलाएगा, इंटीग्रिटी कहलाएगा। अगर आप इस इंटीग्रिटी को सिविल सर्वेंट पर अप्लाई करें तो अगर इसको डिटेल में देखेंगे कि सत्य जो होता है इसका जो रूप होता है व्यापक होता है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, और विवेकानंद कहते हैं कि सत्य के लिए दुनिया की सभी वस्तुएं छोड़ी जा सकती है परंतु सत्य की बलि नहीं दी जा सकती किसी वस्तु के लिए। तो यानी कि सत्य का मतलब क्या हो गया, जो होना चाहिए वो सत्य है, यानी कि जो होना चाहिए वही सत्य है, चाहे कानून के हिसाब से हो, चाहे नैतिकता के हिसाब से हो, चाहे धर्म के हिसाब से हो, चाहे परिस्थिति के हिसाब से हो, चाहे आवश्यकता के हिसाब से हो। अगर जो हो रहा है वो तो सत्य है, यानी कि जो होना चाहिए वो सत्य है, ठीक है ना, चाहे किसी के हिसाब से हो, अगर हो रहा है तो वो सत्य है, ये ठीक है ना। आगे देखते हैं। यदि जो होना चाहिए वो हम कर रहे हैं तो वो सत्यनिष्ठा है, यानी कि जो होना चाहिए, जो वास्तविक में होना चाहिए वो अगर हम कर रहे हैं तो वो सत्यनिष्ठा है। निष्ठा यानी कि मतलब, ये निष्ठा का मतलब यहाँ एक तरह से लेकर चलेंगे जिसे एलिगेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें कमिटमेंट शामिल होता है, यानी कि मैं किसी भी परिस्थिति में हिलूंगा डुलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंतरिक या बाहरी दबाव कुछ भी आए, मेरे निष्ठा को अलग नहीं कर सकती है। मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, मेरा पूरा समर्पण है, जो होना चाहिए वो मैं करूँगा ही करूँगा, यही सत्यनिष्ठा है।
यानी कि भावार्थ के रूप में हम देखें तो सत्यनिष्ठा जो होता है उसे उस इंटीग्रेशन के रूप में इशारा कर रहा है, यानी कि जो निष्ठा है जो होना चाहिए वो सत्य है। अगर सिविल सर्वेंट के रूप में बात करें या डेली लाइफ में बात करें तो नैतिक द्वंद्व और यह सत्यनिष्ठा में बहुत ज़्यादा द्वंद्व उत्पन्न होते हुए हमें देखेंगे। यहीं पर केस स्टडीज आता है। सिविल सर्वेंट के रूप में ले लें या डेली लाइफ में ले तो कभी कभी द्वंद्व पैदा हो जाता है। जैसे कि एक नियम है, मान के चलते हैं कि एक नियम है, उसका पालन करना है, यानी कि जो होना चाहिए वो हमको करना चाहिए, यानी कि जो होना चाहिए वो कर रहे हैं तो वो सत्यनिष्ठा है। यानी कि जो एक नियम है एक नियम है और इसका पालन करना चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। लेकिन एक व्यक्ति होता है XY, इस पर हम लोग फैसला करना है कि इस नियम के अंतर्गत एक व्यक्ति है XY है, इसने एक नियम को उल्लंघन किया है और इस नियम के अंतर्गत XY पर फैसला देना है। मुझे मालूम है कि अगर XY पर फैसला देता हूँ नियम के अनुसार तो इसका नुकसान होगा, इसके परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैंने नियम को लागू कर दिया। मैंने नियम को लागू किया तो मेरे से सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठा कि आपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, नुकसान कर दिया, आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर नियम लागू नहीं किया तो XY को तो लाभ पहुँच जाएगा लेकिन बहुत बड़ा सामाजिक नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नियम को बहुत बड़ा सामाजिक नुकसान हो जाए इसलिए मैंने नियम को लागू कर दिया। XY को भले ही नुकसान हुआ लेकिन सामाजिक नुकसान से बचा जा सका, सामाजिक नुकसान से हम लोग बच गए। एक मेरा मूल्य है कि सेवा करना, हानि न पहुंचाना, ये मेरा विचार है। यहाँ पर हम XY को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे नैतिक सिद्धांतों का यहाँ से विचलन हो रहा है, लेकिन मैं सत्यनिष्ठा को पकड़ रखा हूँ क्योंकि बड़ा नुकसान ना हो इसलिए छोटा नुकसान मैं होने दे रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये जो नियम है उसको पालन कर रहा हूँ तो वो सत्यनिष्ठा के अंतर्गत है, यानी कि जो होना चाहिए वो हम कर रहे हैं, यानी नियम के अनुसार इस पर हम लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम अपने नैतिक सिद्धांतों से हल्का सा विचलित क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो इंटीग्रिटी के अंतर्गत नैतिक सिद्धांत के भी मूल्य आ जाते हैं। तो बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटा नुकसान को होने देना चाहिए। जैसे कि अब आगे देखते हैं कांट क्या कहते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को कांट के दर्शन पर अप्लाई करें तो समझते हैं क्या कहते हैं कांट। कांट जो दार्शनिक होते हैं नियम के संबंध में कहते हैं कि उनका वो एक वाक्य है कांट जो दार्शनिक होते हैं वो नियम के संबंध में कहते हैं कि मुझे कोई नियम तोड़ने का अधिकार तभी है जब मैं ये कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूं वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है। ये कांट कहते हैं कि मुझे कोई नियम तोड़ने का अधिकार तभी है जब मैं ये कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूं वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे बॉस होते हैं, मान लिया मैं SP होता हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता हूँ, और मेरे ऊपर वाले जो SSP होते हैं, चाहे जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो मुझे आदेश देते हैं कि वहाँ चले जाओ, दंगा हो रहा है और वहाँ पर गोली जाकर चलाना नहीं है, गोली नहीं चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन दंगा जब भड़कती है तो आप गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि 4-5 लोग पूरी बस्ती में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उन 4-5 लोगों को गोली मार देने से पूरी बस्ती राख होने से बच सकती है, तो आप गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पर गोली चलाने का आदेश आपके पास नहीं था, लेकिन आपने भी गोली चलाने का आदेश दे दिया, आपने नियम का उल्लंघन किया। तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि आपने गोली चलाने का आदेश दिया, यह भी नियम माना जाना चाहिए क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार है। यानी कि मैं वैसी स्थिति में हूँ जहाँ पर नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में हूँ तो उसे नियम माना जाना चाहिए। यानी कि जो दार्शनिक कहते हैं कि मुझे कोई नियम तोड़ने का अधिकार तभी है जब मैं ये कह सकूँ कि जैसी स्थिति में मैं हूँ वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है। जैसे कि पिछले वाला हमने देखा था कि XY अगर नियम का पालन नहीं किया है तो मैं उस नियम के तहत मैं नियम का पालन करते हुए XY को सजा दूंगा। यानी कि मेरा जो नैतिक सिद्धांत था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उस नैतिक सिद्धांतों में विचलन जरूर आ रहा है, विचलित जरूर हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ बड़े सामाजिक वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए नियम तोड़ रहा हूँ, तब भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने से बेहतर है ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा केस स्टडीज़ में कि उस परिस्थिति में क्या है, नियम को तोड़ना है तो वो भी नियम होना चाहिए,
कि परिस्थिति के अनुसार नियम तोड़ना है। तो ठीक है ना। तो अब आप अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठाते जाइए और केस स्टडीज़ को सॉल्व करते जाइए, बहुत मदद करेगा आपको। सत्यनिष्ठा की विशेषताओं की बात करें तो मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, उन तीनों में एकीकरण होना चाहिए, यानी कि कहनी, कथनी और करनी में एकीकरण होना चाहिए। ये पहली विशेषता है। सिस्टम की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट और नियम का समुचित पालन करूँगा, यह सत्यनिष्ठा है। दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करता हूँ, निर्वहन के दौरान किसी भी आंतरिक और बाहरी दबाव को अस्वीकार करूँगा। कार्य में पारदर्शिता रहेगी, कार्य में जो भी काम करूँगा उसमें पारदर्शिता रहेगी और पूरी तरह से ईमानदारी रहेगी, यानी कि वित्तीय मामलों में पूरी तरह से मैं ट्रांसपेरेंसी दिखाऊंगा। इसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक आयोग कहता है, लेकिन जब सेकंड IRC रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक आयोग आया था तो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत मामले आते हैं। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग, जिसे शॉर्ट में सेकंड IRC कहते हैं, उन्होंने सिविल सर्वेंट के रूप में बताया कि सिविल सर्वेंट वित्तीय ईमानदारी है, वित्तीय ईमानदारी होना चाहिए। सिविल सर्वेंट में बहुत ज़्यादा वित्तीय ईमानदारी होना चाहिए। सत्यनिष्ठा, सिविल सर्वेंट का जो सत्यनिष्ठा है वो वित्तीय ईमानदारी से भी अधिक होना चाहिए। पहला उसने बताया कि वित्तीय ईमानदारी होना चाहिए, जो भी सत्यनिष्ठा होगा वित्तीय ईमानदारी पर होगा, ठीक है ना। और दूसरा बताया कि जो सत्यनिष्ठा है वो वित्तीय ईमानदारी से अधिक होगा। तो ये रहा अपना सेकंड IRC रिपोर्ट में विशेषता और सामान्य विशेषता। उसके बाद सत्यनिष्ठा के प्रकार को देखो तो इस सत्यनिष्ठा को हम लोग मूल्य और एथिक्स से जोड़कर देख सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से जोड़कर देख सकते हैं, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाई जाती है अपने लोगों की इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है, चाहे कोई संस्थान हो चाहे कहीं भी हो। तो इसमें सबसे पहला आता है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा के प्रकार में सबसे पहला आता है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, जिसे इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कहते हैं, उसको देखते हैं अभी। अगर बात करें कि सत्यनिष्ठा कितने प्रकार की होती है तो सबसे पहले अपनी होती है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, यानी कि बौद्धिक का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धि के माध्यम से जो एक्शन करते हैं उसे हम बौद्धिक कहेंगे। बौद्धिक बुद्धि नहीं है, बुद्धि के माध्यम से जो एक्शन करते हैं हम उसे बौद्धिक कहेंगे। इसके कोर चीज़ को लेकर बात करें तो मेरे पास दो मापदंड होते हैं। मेरे पास दो मापदंड किस किस चीज़ के लिए होते हैं? स्वयं के लिए होते हैं और अन्यों के लिए होते हैं। और दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हम सामने वाले से आशा करते हैं कि वो ईमानदारी से पेश आए, यानी कि अन्य के लिए मैं दूसरे से आशा करूंगा कि वो मेरे से ईमानदारी से पेश आए, लेकिन स्वयं के लिए मैं मापदंड बनाया कि मैं ईमानदार नहीं रहूँगा, जब भी मौका मिलेगा मैं बेईमानी कर लूँगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ईमानदारी केवल यहाँ धन से नहीं है, ठीक है ना, व्यवहार से भी है, अन्य क्षेत्रों से भी है। तो ये क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर सत्यनिष्ठा का पालन नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। सबऑर्डिनेट, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सबऑर्डिनेट और मैं, एक ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, मैं बॉस हूँ यहाँ का, और मैंने टाइम टेबल डिसाइड किया कि सारे कर्मचारियों को 10 बजे आना है और मैं 11 बजे आता हूँ। तो देख रहे हैं अपने लिए मापदंड बना रहा हूँ 11 बजे का और अन्य के लिए बना रहा हूँ 10 बजे का। अगर मैं थोड़ा लेट भी आऊँ तो चलता है, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मेरा ऑफिस है। लेकिन सबऑर्डिनेट 10 बजे से कहीं 11 बजे पहुँचा, देर से पहुँचता तो उसको डांटता भी, उसकी छुट्टी काट लेता हूँ, पैसे काट लेता हूँ और दंड भी देता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी हो रही है, बौद्धिक पाखंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी नहीं है, क्योंकि स्वयं आने के लिए एक मापदंड नहीं है, कथनी और करनी में समन्वय नहीं है और बौद्धिक सत्यनिष्ठा स्थापित नहीं होगी इन कारणों से। अगर बौद्धिक सत्यनिष्ठा स्थापित करनी है तो स्वयं एवं आने के लिए एक मापदंड बनाना होगा, कथनी और करनी में समन्वय दिखाना होगा, तभी बौद्धिक सत्यनिष्ठा स्थापित होगी। नहीं तो आप इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी कहलाएंगे का शिकार हो जाएंगे, बौद्धिक पाखंड का शिकार हो जाएंगे और आप सत्यनिष्ठा का पालन नहीं करेंगे। उसके बाद सत्यनिष्ठा के अंतर्गत, इस बौद्धिक सत्यनिष्ठा के अंतर्गत एक अंतर्विरोध को भी देखते हैं कि हर व्यक्ति के सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर्विरोध होता है। वो सिद्धांत कुछ और रहता है, व्यवहार कुछ और करता है। इसमें असंगति आ जाती है। इसमें असंगति क्यों आती है कि किसी जगह पे वो बातों को सही कहता है, किसी जगह पे वो गलत कह देता है, यानी कि उसमें अंतर्विरोध है, यानी कि उसमें असंगति है। हमें इन असंगतियों को समझना होगा और इससे मुक्त होना होगा, इससे दूरी बनानी होगी, तभी हम सत्यनिष्ठा को स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये अंतर्विरोध बना रहा तो हमारे जो व्यवहार होगा उसमें विचलन आएगा, हम प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे, हमें वो अनुमान नहीं लगा सकता कि हम क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल पे लेते हैं
कि मेरा सिद्धांत है कि मैं कानून का पालन करूंगा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, लेकिन जैसे ही दोस्त उस नियम को, कानून को तोड़ता है तो वो अगर जेल में उसको भेजना चाहिए लेकिन मैं जेल नहीं भेजता हूं। तो देख रहे हैं यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में मेरा वो अंतर्विरोध नज़र आ रहा है, और इस अंतर्विरोध को समझ कर दूर करना होगा। नहीं अगर दूर करेंगे तो सत्यनिष्ठा स्थापित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं पायरेसी। पायरेसी आप ये बौद्धिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का नाम सुने होंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार। यह भी सत्यनिष्ठा के उल्लंघन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, किसी पर थीसिस तैयार कर रहा है, आप उसके अंश को चोरी कर ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ बौद्धिक चोरी कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे म्यूजिक की चोरी हो जाती है, जैसे फिल्म म्यूजिक की चोरी हो जाती है। इसके अलावा जब नई फिल्म आती है तो आपको सिनेमा हॉल में जाकर देखना चाहिए, या उसे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके बदले उसका फीस अदा करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर बौद्धिक चोरी कर रहे हैं और सत्यनिष्ठा स्थापित नहीं कर रहे हैं। सीडी के माध्यम से आप देखना शुरू कर लेते हैं, तो बिना पे किए ही आप सीडी मंगा लेते हैं कम पैसों में ही, तो आप यहाँ बौद्धिक चोरी कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं किताब के दुनिया में। पब्लिशर क्या होते हैं कि जो ओरिजिनल किताब होता है उसका जो ओरिजिनल किताब को उसका डुप्लीकेट बनाकर बेचने लगते हैं। आप सड़क पर देखते होंगे पटना में, दिल्ली में, सड़कों पर डुप्लीकेट किताब बेच रहे हैं, सेम राइटर के, सेम पब्लिशर के। राइटर को यहाँ पर रॉयल्टी मिल ही नहीं रही है, पब्लिशर का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये किताब सस्ते में मिल जा रही है और बेचने वाला को भी आसानी हो रहा है, यानी खरीदने और बेचने वाला दोनों बौद्धिक चोरी कर रहा है और सत्यनिष्ठा स्थापित नहीं कर रहा है। तो सेलर एंड बायर दोनों यहाँ पर जिम्मेवार है। ठीक है, तो ये रहा अपना बौद्धिक सत्यनिष्ठा। अब व्यावसायिक सत्यनिष्ठा को देखते हैं। अब आइए समझते हैं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हर व्यवसाय कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता बनाता है। इस आचार संहिता का पालन करना ही सत्यनिष्ठा का पालन करना है, क्योंकि जो आचार संहिता बनाई जाती है ईमानदारी और नैतिकता से युक्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई एक व्यवसाय है जिसमें दुकानदारी की जा रही है, तो दुकानदार से आपसे अपेक्षा की जाती है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा की आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उचित मूल्य पर वस्तुओं को बेचें, खराब वस्तु ना दें और सही नाप तौल करके वस्तुओं को ग्राहकों को दे। तो ये आपसे आशा की जाती है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सब व्यावसायिक सत्यनिष्ठा देखने को मिलती है, लेकिन इसका विचलन भी हमें दिखाई देता है। इसका विचलन कई फिल्मों में भी दिखाई देता है कि अगर चिकित्सा के दौरान हम देखते हैं कि अस्पताल क्या होता है कि किसी व्यक्ति के इलाज के साथ साथ उस पर प्रयोग करने लगता है, क्योंकि उस समय मरीज को तो जानकारी होती नहीं है, तो ये मरीजों पर ये जो अस्पताल होते हैं इलाज के साथ साथ प्रयोग भी करने लगते हैं। ये व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के अगेंस्ट में है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है। एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। द्वंद्व क्या उत्पन्न होता है कि आपका बॉस चाहे हेड जो बड़ा डॉक्टर है, या वो आदेश देता है कि इस व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाना चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट भी कह रहा है कि बॉस की बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फिर से समझते हैं कि कोई एक द्वंद्व की स्थिति को लेते हैं। द्वंद्व की स्थिति कब आती है व्यावसायिक नैतिकता में, उसको समझते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में एक अस्पताल में एक बड़ा डॉक्टर होता है, वो हेड होता है, और उस बॉस ने एक नियम बना रखा है, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कि बॉस की बात माननी है। बॉस की बात माननी है। बॉस ने आदेश दिया एक अपने से सबऑर्डिनेट डॉक्टर को कि इस मरीज़ का ऑपरेशन करना है, इस मरीज़ का ऑपरेशन करना है और 2 लाख रुपए लेना है। लेकिन आप जो सबऑर्डिनेट हैं देखते हैं कि मरीज़ को ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ठगी में 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो आपको व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए, ना कि बॉस की बात माननी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे तो इस मरीज़ के 2 लाख रुपए बच जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा असक्षम भी है। कोई भी मरीज़ हो, सक्षम हो चाहे असक्षम हो, आप व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए कहेंगे कि नहीं मैं ऑपरेशन नहीं
करूँगा, चाहे मुझे नौकरी से ही निकाल दिया जाए या ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे और ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपके सामाजिक सत्यनिष्ठा की रक्षा होगी, यानी कि आपसे अपेक्षा की जाती है व्यक्तिगत और सामाजिक सत्यनिष्ठा की, क्योंकि जब व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा होगी तभी सामाजिक सत्यनिष्ठा की रक्षा होगी। तो यहाँ देख रहे हैं द्वंद्व उत्पन्न हुआ, लेकिन आपको फॉलो करना है अपनी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, कोड ऑफ कंडक्ट को छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आपने अपने पक्ष में एक एडवोकेट तैयार किया, अपने पक्ष में एडवोकेट तैयार किया, लेकिन ये एडवोकेट क्या किया कि दूसरे वाली पार्टी है उससे जाके मिल गया, पैसे ले लिया और आपका केस हार गया। तो यहाँ देख रहे हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कार्य किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर अस्पताल में किया जा रहा था। तो ये रहा व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। अब देखते हैं सत्यनिष्ठा के लाभ क्या क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सत्यनिष्ठा का डगर बहुत ही कठिन है, लेकिन एक सेकंड, सत्यनिष्ठा का डगर भले ही बहुत ही कठिन हो, सत्यनिष्ठा का डगर भले ही बहुत ही कठिन हो, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म लाभ होते हैं। आइए उन लाभों को देखते हैं। सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला व्यक्ति और संस्थान की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जैसे कि एक हॉस्पिटल है जो कि फेमस है कि वो कम कीमत पर इलाज करता है, सही इलाज करता है और सही व्यवहार करता है, तो इस वजह से इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग यहाँ इलाज कराने भी आएंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक तालाब है, तालाब में गाद भर गया है, लेकिन सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अगर उस जिले का एसडीएम है, डीएम है, अगर खुद फावड़ा लेकर चला जाता है उस तालाब की सफाई करने के लिए और अपने 10 सबऑर्डिनेट के साथ, तो गांव वाले देखते हैं या आसपास के लोग देखते हैं कि बड़े साहब जाकर तालाब की सफाई कर रहे हैं, तो लोग भी आकर आपके साथ सहयोग करने लगेंगे। इससे लोगों का सहयोग मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, इससे आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होगी। अगर व्यावसायिक स्तर पर सत्यनिष्ठा के लाभ को देखें तो व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है और सम्मान में वृद्धि होता है। अगर सम्मान में वृद्धि की बात करें तो लोग कहते हैं कि आप उस फलाने व्यक्ति के साथ काम किए हैं तो आपका भी सम्मान बढ़ जाता है। जैसे कि लोग कहेंगे कि कलाम जी के साथ मैंने काम किया, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है और आपको सम्मान देने लगते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ। अगर इनसे गलती भी हो जाती है तो इनसे गलती भी हुई तो इनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत ही ईमानदार और अद्भुत व्यक्ति थे। इनको लोग माफ़ कर दिए। इनके कार्यकाल में 2G और कोलगेट घोटाला हुआ और कांग्रेस सरकार पर तो आरोप लगा, लेकिन मनमोहन सिंह पर आरोप नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे। हालांकि इनसे गलतियाँ हुई कि पीएम के तौर पर विरोध करना चाहिए, लेकिन इंटीग्रिटी के रूप में मनमोहन सिंह के इंटीग्रिटी पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, कोई विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठाया गया, क्योंकि ये बहुत ही सत्यनिष्ठा का पालन करने वाले व्यक्ति थे मनमोहन सिंह। तो आपसे गलती भी हो जाए तो आपकी विश्वसनीयता बनी रहती है, लोगों का प्यार बना रहता है, लोग माफ़ कर देते हैं, तो इससे सम्मान में वृद्धि होता है। चरित्र को बचाते हुए व्यवहार को बनाए रखना जरूरी है। अगर सत्यनिष्ठा का पालन कर रहे हैं तो चरित्र को बचाते हुए व्यवहार को पालन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सत्यनिष्ठा में व्यक्तिगत लाभ से बचा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सत्यनिष्ठा का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जा रहे हैं। उत्तेजित नहीं होना है, शालीनता से उत्तर देना है, और यहाँ तक कि लिखित रूप में अगर सामने वाले से भी ले ले, चाहे अपना खुद लिखित रूप में दे दें, तो वो चरित्र को बचाते हुए व्यवहार को भी बनाए रखना है सत्यनिष्ठा के पालन के दौरान। व्यक्तिगत लाभ से बचना होगा सत्यनिष्ठा में। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र जो होते हैं वो किसी श्मशान घाट की राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट के रखवाली में रहते हैं, यानी कि उनकी व्यावसायिक नैतिकता रहती है कि उस श्मशान घाट की रखवाली करनी है। जब उनका पुत्र का शव आता है उस श्मशान घाट पर तो उनसे भी टैक्स वसूलते हैं, और ये जानते हुए भी कि उनकी पत्नी के पास टैक्स चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो देखिए राजा हरिश्चंद्र कितना सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, सत्यनिष्ठा का बहुत ज़्यादा उसका मूल्य भी अदा करना होता है। अगर सत्यनिष्ठा चाहे ईमानदारी की बात करें तो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर जो होते हैं उनका कई बार ट्रांसफ़र हो जाता है, जितने का कार्यकाल नहीं होता उससे कई गुना ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सत्यनिष्ठा का फल भी चुकाना पड़ता है, लेकिन ये आत्मसंतोष की भावना भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखते हैं सत्यनिष्ठा के अन्य लाभ।
अगर बात करें अन्य चीज़ों की जो सत्यनिष्ठा होती है व्यक्तिगत लाभ से परे होनी चाहिए। सफलता का श्रेय पूरी टीम को दें। अगर सफलता मिल रही है तो सफलता का श्रेय अपने ना लेकर पूरी टीम को दें। असफलता की जिम्मेदारी लेना, यानी कि असफलता की जिम्मेदारी आगे बढ़ के लेंगे तो इससे क्या होगा कि पूरी टीम आपके पीछे आ जाएगी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अगर महेंद्र सिंह धोनी कोई कप जीतते हैं तो अपने युवाओं को प्रमोट करते हैं, अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, अपने पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन जब हार होती है तो खुद सामने आकर उस हार को स्वीकार करते हैं और हार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इससे उनके पीछे पूरी टीम खड़ी हो जाती है। व्यक्तिगत लाभ से दूरी बनाए रखते हैं। वादों को निभाएं, जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। दूसरे से अपेक्षा में संगति हो, जैसे कि दूसरे से जो अपेक्षा करते हैं आप भी उनकी अपेक्षाओं पर उतरें। जो आपसे सामने वाला अपेक्षा कर रहा है उस पर भी आपको उतरना चाहिए, यानी कि दूसरों से अपेक्षा में संगति होना चाहिए। उन चीज़ों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं। अक्सर खिलाड़ी या फिल्म में देखते हैं कि वो उन चीज़ों का वो विज्ञापन करते हैं जो स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। जैसे हेमा मालिनी डव का प्रयोग करती है, डव का ये प्रचार करती है लेकिन खुद प्रयोग नहीं करती है। सचिन तेंदुलकर बूस्ट का प्रयोग नहीं करते थे लेकिन प्रचार करते थे। बिमल पान मसाला का प्रयोग अजय देवगन करते थे लेकिन खुद नहीं खाते हैं। तो ये इन चीज़ों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिनका उपयोग नहीं करते हैं। ये सत्यनिष्ठा के खिलाफ है। राजनेता मतदाताओं से उल्टे सीधे वादे ना करें, यह भी सत्यनिष्ठा के विरुद्ध है। यह रहा अपना सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। कल हम लोग देखेंगे निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये रही अपनी सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। कल अलग से टॉपिक को देखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।